फिर हम शुरू करने लगे। अच्छा जी, ये एक जो चीज़ रह गई थी, सीज आपके रह गए थे, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आपको करवा दूँ। सारे सीज हमने नहीं पढ़े थे, ओशन मैंने करवा दिए थे, मैंने आपको रिवर्स करवा दिए थे, फिर मैंने कुछ और पोर्शन करवा दिए थे। मैं अगेन इसको रिकॉल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सब लोगों को आसानी हो जाए थोड़ी सी इसमें। अच्छा जी, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये आपकी ईस्टर्न साइड है। आज हम सी करेंगे। अब ये पहले हमने पढ़े नहीं हुए, तो बिल्कुल आपने ये नहीं समझना कि वो पुरानी बात है, ये सारा कुछ बिल्कुल नया ही है। ये आपकी वेस्ट साइड है, ठीक है, इसके ऊपर आपका नॉर्थ है, अंडरस्टूड बात है। ये आपका साउथ साइड है, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे मैंने आपको बताया था वर्ल्ड की दोनों तरफ ये पैसिफिक ओशन है, बहरुल काहल जिसको कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर, ठीक है। ये भी पैसिफिक वाली साइड ही है। इसमें फिर वो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाला साउथ पैसिफिक। अच्छा, अब ये पूरे कंटिनेंट को जो नॉर्थ अमेरिका ये जो वाला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सी बहुत बड़ा सेपरेट करना है, अलग कर रहा है। ये मैंने आपको ये वाला यहाँ पे बताया था, ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन, ठीक है जी। ये बताया था ये पूरे बड़े आजम को ऐसे अलग करते, तो ये सेंटर तक यहाँ पे अटलांटिक ओशन था। यहाँ पे मैंने आपको ये वाली जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये वाला आपका इंडियन ओशन था। ये यहाँ पे अरेबियन सी था, ठीक है। ये ओशंस थे और सीज थे। अच्छा जी, अब बिल्कुल वेरी लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया ये वाला, ये ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको बताया था कंटिनेंट है, उसकी कंट्री है। ये मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड है। तो इसके दरमियान ये वाला जो नज़र आ रहा है ना, ये तस्मान सी है, तस्मान सी। मेरी आवाज़ आ रही है जी सब लोगों को क्लियर बिल्कुल? जी कोई जी आ रिस्पॉन्ड रही कर है दे। सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, ये तस्मान सी हो गया जनाब। ये आपका ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है, इसके नीचे ये मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड है। ये तस्मान सी है, ठीक है। इसके सेंटर में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ये उसने पूछा होता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान ये कौन सा सी आता है, तो ये तस्मान सी है। उसके बाद बी फेमस है ये साउथ चाइना सी, ये वाला साउथ। ये चूंकि नीचे की तरफ है, ये इधर की तरफ, तो इसीलिए इसको साउथ चाइना सी कहते हैं। वैसे तो ये ईस्टर्न साइड बनती है, लेकिन इसके हिसाब से ये इसका नाम है साउथ चाइना सी। ये इस ये जनाब अली चाइना के कंट्रोल में, और इसमें जनाब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग भी इस रूट के ज़रिए होती है, और ज़्यादा इसके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भी है। अब जो इस वाली साइड है, ये वाली साइड जो इतनी सी है, ये है आपका ईस्ट चाइना सी, ये वाला साउथ चाइना सी के ऊपर ईस्ट चाइना सी। अक्सर लोग साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी समझते हैं, ऐसा नहीं है। साउथ चाइना सी अलग से है और ईस्ट चाइना सी अलग से है। उसके बाद मैंने आपको ये ऊपर जो लैंड मास बताया था, ये टेरिटरी बताई थी, ये वाली, ये सारी, ये है सी ऑफ जापान, क्योंकि ये जापान कंट्री है, तो ये उसका सी है, जो इसको बोलते हैं सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के ऊपर जो ये वाला सी है, यहाँ पे जो इतना ये वाला पोर्शन लगता है, ये चूंकि ऊपर वाली सारी साइड रशिया की है, तो इसको कहते हैं बेरिंग सी, बेरिंग सी भी बोलते हैं, बेरिंग सी भी बोलते हैं, जो मर्जी आप समझ, ठीक है। अब मैंने आपको चार चीज़ें करवाई हैं, चार सीज करवाए हैं ईस्टर्न साइड पे, वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड पे। ऑस्ट्रेलिया के नीचे, न्यूजीलैंड के ऊपर तस्मान सी, फिर उसके बाद जनाब साउथ वाली साइड पे जो चाइना की, ये साउथ चाइना सी है ये सारा, ठीक है। ये आगे ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये बड़े यहाँ से ट्रेडिंग के रूट्स के बड़े मसले हैं। ये साउथ चाइना सी पे अक्सर ये यूनाइटेड नेशन में भी इसका केस है कि ये किसका, कुछ ये वाली टेरिटरी क्लेम करती हैं, ये वाली कि हमारा है। और चाइना अभी फ़िलहाल जो फिज़िकली ऑक्यूपाइड है, ये चाइना है। उसके बाद ये ईस्ट चाइना सी, ईस्टर्न साइड पे ये ऊपर सी ऑफ जापान है, इसके बाद बेरिंग सी है, ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको बताया था जो बे है, बहुत सारी बड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। ये आपकी इंडिया का कॉर्नर है, ये वाला, ये वाला। और इसकी जो राइट साइड है, जो इसकी सामने कच्छ बनती है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बे ऑफ बंगाल का। उसके बाद ये अरेबियन सी मैंने आपको बता दिया था। पीछे ये सारा पीछे वाला, ये वाला इंडियन ओशन है, ये वाला अरेबियन सी है। उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, ये अरेबियन जो पेनिनसुला मैंने करवाया, ये वाला सारा, इसके कॉर्नर के है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये वाला गल्फ ऑफ एडन, ये सेंटर में ये रास्ता जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था ये रेड सी है। रेड सी से ये आपको मैं बताई थी स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल जो इजिप्ट के कब्जे में है, इजिप्ट नेशनलाइज किए हैं, तो इनसे ये आजकल
जो सेंट्रल एशियन रूट्स है और ये यूरोप को आगे ऊपर लौटता है, स्वेज कैनाल के जरिए ट्रेडिंग होती है। तो एक ये खुद मेड रास्ता बनाया गया, इससे पहले ये नहीं था। उसके बाद अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कौन सी चीज़ मिलाती है, तो ये है स्विस कैनाल। या स्विस कैनाल ये पूछ लेता है कि स्विस कैनाल कौन से दो सीज को मिलाती है, तो ये है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी। ठीक है जी ब्रदर, ये आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अच्छा ये वाला इधर करवा दूँ, ये पर्शियन गल्फ है। ये देखें, ये गल्फ मैंने आपको बताया था ऐसे, ये ऐसे गल्फ बनता है। तो ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन ईरान की वजह से इसको कहते हैं, ईरान का पर्शिया था पहले नाम, तो ये उस वजह से तब का ही नाम इसको पर्शियन गल्फ दिया हुआ। ये यहाँ में भी अक्सर जो आजकल पीछे करके जंग होने लगी थी, तो ये सारा यहाँ पे ऑक्यूपेशन कर ली थी, अमेरिकन यहाँ पे आ गए थे और वो ईरान को कहते थे, बड़ी धमकियाँ लगा रहे थे कि हमने पर्शियन गल्फ पे कब्जा कर लेना और आप पे अटैक कर देना। उसके बाद ये आपका ऊपर आ जाता है कैस्पियन सी। ये कैप्सूल की तरह कैसे कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद ये मैंने टर्की का पार्ट आपको कुछ बताया था, ये वाला, ये उसके ऊपर ब्लैक सी था। ये पहले करवाई भी हुई चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें रहती थी। उसके बाद यहाँ पे एक सी रह गया था, ये वाली कॉर्नर पे, ये इतना हिस्सा, सी ऑफ ऑक्स ऑक्शक्स इसको बोलते हैं। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा इंटरनेट से। ये फिर उसके बाद है नॉर्थ सी, ये वाला ऊपर, ये क्योंकि नॉर्थ साइड हमारी बनती है नॉर्थ सी। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन मैंने आपको बता दिया, ये वाला मेडिटेरेनियन सी, ये वाला ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, ये तकरीबन आपको सीज हो गए। अच्छा, ये एक और चीज़ रह गई थी जो मैंने पिछले बतानी थी आपको, ये आपने बताना है कि क्या चीज़ है। ये मैंने आपको बताई थी सबसे बड़ा क्या है। ये तो हो गया जनाब ग्रीनलैंड, तो ये क्या है, कोई बताएगा अभी, ये कौन सा आइलैंड है, उसको याद है? ऊपर वाला तो ग्रीन भाई, ये मडगास्कर है। ठीक है, तो याद रखना, मेरे ख्याल कोई भी इसको याद कोई नहीं रखता, चीज़ें सारी बस ऐसे ही। अच्छा, ये उसके बाद ये अहम जो चीज़ यहाँ पे है ना, मोज़ीक चैनल है। तो ये फेमस रोड है जिसका माइक चल रहा है, काइंडली इसको ऑफ कर दो। मोज़म्बिक चैनल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछते हैं मोज़म्बिक चैनल। तो ये आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की साउदर्न साइड है। साउदर्न साइड में जनाब ये आपका मडगास्कर है, और ये इसके सेंटर से जो चैनल रास्ता गुजरा, ये ट्रेडिंग रूट संभालता है। इधर से आए तो बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाता है, तो फिर जो इधर नहीं जा सकती ट्रैफिक, वो फिर यहाँ से सी रूट, ये ऐसे, ये मैंने आपको बताया, ये अमेरिका को फिर उसके बाद यूरोप की तरफ आते हैं। ये वाला मैं पहले कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, फिर मैं अगेन बता देता हूँ। अच्छा, ये है कैरिबियन सी। ये कैरिबियन मूवीज जो आप देखते हैं ना, बैरी कजाक जो जहाज़ों को लूट लेते हैं, तो वो यहाँ से अटलांटिक ओशन में लूटते हैं चीज़ें ये। उसके बाद ये अफ्रीकी लोग भी यहाँ से जितने जहाज़ गुजरते हैं, ये भी इनमें से अपना हिस्सा लेते हैं, अक्सर लूट लेते हैं जहाज़ों को, अगवा कर लेते हैं, किसी छोटे से आइलैंड पे ले जाते हैं। उसके बाद वो उनको अनाउंस करवाते हैं कि इतने पैसे दो या ये चीज़ें बरामद कराओ, तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो ये है आपका कैरिबियन सी, ये अटलांटिक ओशन में आता है। ठीक है, ये अटलांटिक ओशन, यहाँ पे टाइटैनिक डूबा था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है दी फेमस, नॉर्थ अमेरिका में, ये अंदर वाली साइड गल्फ, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये मेक्सिको कंट्री है। उसके बाद ये कैलिफोर्निया था स्टेट आप, तो यहाँ पे अंदर एक गल्फ बनती है, ये पट्टी से अंदर गई, तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ये नहीं अलास्का का जो अंदर वाला गल्फ बन रहा है, ये वाला अलास्का मैंने आपको बता दिया। फिजिकली जो जियोग्राफिकली है, ये ऐसे ऊपर, ये कनाडा के साथ मिल रहा है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ यूएसए। जो यूएसए आपका यहाँ पे है, ये वाला यूएसए आपका, तो ये इसकी स्टेट है यहाँ पे, 50 टोटल स्टेट है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर भी शेयर करते हैं ये कनाडा और अमेरिका। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या रह गया था आपका, ये ऊपर वाले कुछ सी रह गए थे, ये नॉर्वेनियन सी है। ठीक है जी। उसके बाद बैरेंट सी है, उसके बाद कैरा सी है, और इसके बाद कैप्टिव सी है। ये बहुत ऑफनली, वेरी लेस एग्जामिनर आस्क अबाउट देम, बहुत कम है इन चीज़ों। ये फेमस, ये नीचे वाले चीज़ें बड़े जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको एक इनका पता चल गया होगा। ये बैफन बे है ये, अच्छा जी, ये चीज़ आ गई ऊपर थोड़ी सी, ये बैफन बे, ये भी याद रखनी है आपको। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ऊपर वाली साइड बैफन बे सेंटर में। अब वो क्योंकि उसका कर्सर ख़त्म हो गया,
तो आपको एक छोटा सा आइडिया डेवलप हो गया सीज का, उसके बाद ओशंस का। अब हमने कल हम अमेरिका का कंट्रीज अमेरिकन के पढ़ रहे थे, अब वो जहाँ से छोड़ा था वहाँ से तकरीबन शुरू करना आज हमने। ठीक है, यहाँ तक आगे थे वो मेरे ख्याल कल ड्यू टू सम रीज़न जो सेशन था मीटिंग वो एंड हो गई थी। अच्छा, अमेरिकन का अगर आपको कुछ याद हो, अमेरिकन की हिस्ट्री सारा मैंने कुछ आपकी चीज़ें काफ़ी बताई थी। अब यहाँ तक हम आ गए थे 1803 में, ये जब अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा रिकॉल कर लें, जनरल साहब के 13 कॉलोनी बना ली थी आके। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया था, वो किस रूट से आया था वो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। अब 1803 में क्या होता है, ये लुजानिया स्टेट जो है इनकी कल अमेरिका का मैप करवाया था तो बताया था ये मिलती है इनके साथ। 1815 में फिर क्या हुआ, ये भी आपको बताया था कि यूके के लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस को आग लगा दी थी। तो फिर उसके बाद ही इसको वाइट वॉश किया गया और उसके बाद इसका परमानेंटली नाम वाइट हाउस रख दिया। 1819 में फ्लोरिडा स्टेट स्पेन से अमेरिकन ने खरीदी। फ्लोरिडा स्टेट वही है जो ऐसे अमेरिका का अगर मैप पढ़े तो ईस्टर्न साइड की ये नीचे हॉर्न सा निकलता है कि लंबा सा जैसे पेंसिल होती। तो ये इसकी कोस्टल एरिया अमेरिकन स्टेट्स में सबसे बड़ा, ये भी क्वेश्चन आता है कौन सी अमेरिका की स्टेट है जिसका कोस्टल एरिया यानी जो समंदर के साथ लगता है लैंड मास वो ज़्यादा है, तो ये फ्लोरिडा स्टेट है, दोनों साइडों से समंदर लगता है। अच्छा, ये स्पेन से खरीदी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये 4 स्टेट्स थी जो 1848 में एक ही सन में मिली हैं इनके साथ, जिसमें न्यू मैक्सिको थी, एरिजोना थी, नवाडा थी, कैलिफोर्निया थी। ये बिगेस्ट है पॉपुलेशन वाइज जो कैलिफोर्निया, और काफ़ी फेमस है स्टेट इनकी। अक्सर आपने ये सुना भी होगा इसके बारे में, कैलिफोर्निया ऊपर वाली 3 जो है वो इतने कम उनका जिक्र है। उसमें सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली कंप्यूटर के रिलेटेड जितने लोग हैं वो उसको समझते हैं, सारे सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनती हैं। उसके बाद जो फेमसली हॉलीवुड इंडस्ट्री है यानी जो भी हॉलीवुड स्टार्स हैं वो कैलिफोर्निया स्टेट है। कैलिफोर्निया स्टेट का सिटी है बहुत लॉस एंजलस, यहाँ पे जो हॉलीवुड की ज़्यादातर मूवीज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े कितने कितने एकड़ में उन्होंने जनाब अपने स्टूडियोज़ बनाए हुए हैं फिल्म को, जो जितनी भी अब आप तकरीबन ये अंदाज़ा लगा लें सन 2000 के बाद जितनी भी आप मूवीज़ देखते हैं ना तो उसमें जो नेचुरल शॉट होता है ना वो बहुत ही कम होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कुछ तो कंप्यूटराइज होती हैं और बाकी सारे बड़े बड़े इन्होंने सेट लगा लिए हैं कि बंदे की हैरत गुम हो जाए। पूरा पूरा सिटी इन्होंने शहर बसाया हुआ है सिर्फ ये अपनी हॉलीवुड इंडस्ट्री को फिल्माने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद महंगी तरीन ये इंडस्ट्री है हॉलीवुड का, आपको पता शायद पहले भी बता दिया है। फिर मेरे ख्याल है ये कल कुछ चीज़ें पढ़ रही थी, थोड़ा सा हमने ऊपर से शुरू कर लिया। फिर हॉलीवुड बांग्लादेश की इंडस्ट्री है, लॉलीवुड हमारी है, बॉलीवुड इंडिया की है, हॉलीवुड जो है अमेरिकन की। उसके बाद लोएस्ट सी पॉइंट ऑफ अमेरिका डेथ वैली कैलिफोर्निया में जी लोएस्ट सी पॉइंट है, यानी जो अमेरिकन का वाटर के लिहाज से लोएस्ट पॉइंट है तो वो कैलिफोर्निया में। अब सिलिकॉन वैली की इंपॉर्टेंस क्या है, ये फेमस क्यों है, आईबीएम इंडस्ट्री जो कंप्यूटर के रिलेटेड लोग हैं, जब आईबीएम कंप्यूटर शुरू में वो पेंटियम 1 2 3 4 5 और आजकल तो 5th जनरेशन जो चल रहे हैं कंप्यूटर, तो ये बिल गेट्स की ही इंडस्ट्री है और ये सेमीकंडक्टर वगैरह सारे जो हैं आईबीएम इंडस्ट्री में ही बनते हैं। उसके बाद क्या ये क्योंकि हम अमेरिका पढ़ रहे हैं तो अमेरिका में जितनी भी फेमस चीज़ें हैं लैंडमार्क्स हैं और उसके बाद स्टेट मुख्तलिफ जो स्टेट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं, इसलिए वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कैलिफोर्निया में। अब ये फ्लोरिडा स्टेट जो मैंने आपको बताई थी जिसका कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है, तो इसमें नासा का हेडक्वार्टर है। नासा क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जितने भी खला में लोगों को भेजते हैं, आजकल दुनिया के पास जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन है सारी कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं दुनिया को बहुत ज़्यादा, आजकल तो बड़ा रिसेंट टॉपिक भी है, इस पर मुख्तलिफ समट भी हुई हैं। पेरिस समट हुई थी, रियो डी जनवरी पेरिस फ्रांस में समट हुई थी रिसेंटली 2050 में। उसके बाद रियो डी जनेरियो में ब्राज़ील में इसकी समट हुई थी। तो ये सारी रिसर्च जो है ये नासा वगैरह सारा अदारा है इसको डील करता है, इसको कंडक्ट कराता है। उसके बाद मैंने बताया था सबसे पहले जो रशियन स्पेस का क्लेम करते हैं कि उनकी लाइका नामी उन्होंने पहले बिच भेजी थी। उसके बाद फिर उन्होंने जो पहला बंदा भेजा था यूरी गैगरिन, पहला बंदा था 1961 में। 1957 में पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो कि सक्सेसफुल रहा। उसके बाद फिर 1961 में उन्होंने फिर एक बंदे को भेजा। उसके बाद फिर जनाब 1969 में
ये स्पेस वाला अलग बंदा है यूरी गैगरिन, और नील आर्मस्ट्रांग वाला अलग है, ये चांद पे गया था, वो स्पेस में गया था। तो ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं लोग, एमसीक्यू आता है और वो पूछता भी थोड़ा घुमा के है, तो लोग नील आर्मस्ट्रांग की जगह यूरी गैगरिन को समझ लेते हैं। ये पहला बंदा चांद पर गया था जबकि साइंसदान उसके, इसने बुक लिखी है फर्स्ट मैन, इसके साथ एडम एल्ड्रन दूसरा बंदा था, 1969 की बात है। अच्छा, 1860 में इलेक्शन हुआ जिसमें अब्राहम लिंकन जीता, ये 16वां सदर था जनाब। उसके बाद क्या हुआ, इसके दौर में ही इसने 1865 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। बेसिकली इसका बहुत बड़ा ये स्लोगन भी था, जब ये इलेक्शन कंपेन कर रहा था तो इसने कहा था, वो अमेरिकन लोग पूछते थे तो कि तुम क्या डिफरेंट काम करोगे, तो इसने कहा था कि मैं स्लेवरी को अबॉलिश कर दूंगा, यानी स्लेवरी शुड बी अबॉलिश परमानेंटली फ्राम अमेरिका। तो वो लोग यकीन नहीं करते थे बाकी, लेकिन इसने कई 13 अमेंडमेंट करवा के ये प्रूव कर दिया कि स्लेवरी ख़त्म हो गई है। तब से दुनिया से स्लेवरी ख़त्म कर दी गई थी परमानेंटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में स्लेवरी अभी भी मौजूद है, और उसकी अब शक्लें बदल गई हैं, लेकिन स्लेवरी अभी भी मौजूद है। जितने भी आप पुअर कंट्री देख लें, इसमें अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से दैट कि पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान में भी जितना हमारा ये काम करने वाले घरों में जो एम्प्लॉयज़ हैं या फैक्ट्रियों में, इनको जो ज़्यादा लोग हैं वो स्लेव ही समझते हैं, वो इनको इंसान नहीं समझते। अगर ह्यूमन राइट्स दिए जाएँ या इंटरनेशनल लेबर राइट्स कमीशन के मुताबिक सारे कानून फॉलो किए जाएँ तो इनकी बेचारी मजदूरों की बहुत इज्जत बन सकती है। लेकिन ये एक किस्म की स्लेवरी है कि एक बंदे के जनाब ये जो जितने भी लोग अपने डेरों शेरों पे काम करवाते हैं और एक 2-3 सालों की उनकी थोड़ी सी उजरत देकर और उसको परमानेंटली फिर अपना बांध लेते हैं, उनको मुख्तलिफ सजाएं देते हैं भागने, तो ये मेरे ख्याल से ये स्लेवरी की एक किस्म है, आप इसको इसे डिनाई नहीं कर सकते। खैर, इट्स माई ओवन परस्पेक्टिव, आपका अपना हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 1865 में सिविल वार शुरू हो जाती है। सिविल वार मैंने आपको बताया था कि मुल्क में ही जनाब खाना जंगियाँ लग जाती हैं। तो फिर क्या क्या हुआ था, इब्राहिम लिंकन को मर्डर कर दिया गया था, ये एक जहाज़ के डेक पे था, तो इसको एक किसी बंदे ने ना मर्डर कर दिया इसका। 1867 में मैंने आपको बताया था अलास्का खरीदी थी इन्होंने रशिया से, एरिया वाइज ये बड़ी है स्टेट। उसके बाद 1898 में हवाई स्टेट फिलिपाइन से खरीदी थी। उसके बाद 1898 में सर सैयद अहमद खान फोत हो जाती। ये तीनों दो चीज़ें आप ये देखें, दो डेट्स 1898 आपस में मिल रही हैं, तो दोनों इसलिए ये सर सैयद अहमद खान का जिक्र आ गया। उसके बाद 1941 में पर्ल हार्बर अटैक हुआ था, जापान ने ठीक है हमला किया था। अब जापानियों ने क्या किया था, 1941 में पर्ल हार्बर अटैक कर दिया था, यानी 200-300 जापानी जहाज, ये हवाई अड्डा था, यहाँ पे जाकर उन्होंने बॉम्ब गिराए थे। इसके फिर बदले में अमेरिकन ने जापान के ऊपर जनाब, इन जापान की जो दो स्टेट्स हैं वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी जो बम वहाँ पे गिराए थे, फैट बॉय लिटिल बॉय, दो बम थे जो एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। फिर इसकी रिटेलिएशन के यानी कि जापान चूंकि बड़ा आकर रहा था, तो अमेरिका ने फिर जब ये बम उस वक्त हाइड्रोजन बम भी इन्होंने बना लिया था। तो ये याद रखनी है चीज़, ये फर्स्ट एटॉमिक बम है जो कि अभी तक दुनिया की हिस्ट्री में तकरीबन 10 लोगों ने एटॉमिक बम बना लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इंडिया है, उसके बाद आपका रशिया है, फिर उसके बाद अमेरिका है, फिर यूके है, और इसराइल के पास भी है, नॉर्थ कोरिया ने भी बना लिया है। तो एक दो कंट्रीज और आप देख लीजिए, इनके पास अब एटॉमिक बम मौजूद है। लेकिन सिर्फ ओनली टेस्टेड एटॉमिक बम इज टेस्टेड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, और ये उस वक्त का बम था जब अभी जो आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो इतना एडवांस नहीं था। खुदा न खास्ता अगर आज के दौर में जो एटॉमिक बम है वो इतने लीथल है कि विद इन सेकंड वो हर चीज़ को तबाह करके रख देंगे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे ऐसे, अल्लाह ताला में बचाए। उसके बाद 1914 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। वर्ल्ड वार आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेकर 1918 तक तकरीबन 4 साल। उस वक्त जो सदर था वुड्रो विल्सन था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी मैं थोड़ी साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ। उसके बाद वुड्रो विल्सन है जो इस वक्त प्रेसिडेंट था इनका। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो अमेरिकन का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये वुड्रो विल्सन है। उसके बाद 1920 में लीग ऑफ नेशन बनती है, यानी 1914 के बाद जो वर्ल्ड वार जब एंड हुई थी तो इन्होंने फिर एक ऐसी नेशन लीग ऑफ नेशन बनाई थी कि कहते थे कि सब दुनिया के मालिक को जितने भी अब जंगें काफ़ी हो गई, लड़ काफ़ी लिया, अब इकट्ठी एक तंजीम बनाई जाए जिसमें सब जनाब मिलकर रहें और ये सारा कुछ। ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट थे जिनकी ये प्रपोजल था। तो
ये चल ना सकी 1932 से 1940 तक, आपको पता है। फिर बाद में वर्ल्ड वार 2 हो गई थी और ये वाली लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन लीग ऑफ नेशन की जगह बनी है। तो अक्सर ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना, लीग ऑफ नेशन के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनती थी? यूनाइटेड नेशन थी, यूएनओ, जो कि अभी तक कामयाब है। अच्छा जी, ये मैंने हिरोशिमा नागासाकी का बता दिया। लिटिल बॉय फैट बॉय, लिटिल बॉय 6 अगस्त को चलाया और फिर फैट बॉय 9 अगस्त को उन्होंने 1945 में ये हिरोशिमा पे और ये नागासाकी दो अलग-अलग आइलैंड से हैं। अभी तक ये उन्होंने ये कुछ शहर का पोर्शन डेवलप नहीं किया जहाँ पे बम फेंके। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो वो बंदा सारी इसकी डिटेल बता रहा था, यू कैन सर्च ऑन गूगल। अच्छा, ऑयल एग्रीमेंट 1945 में सऊदीया का होता है। सऊदीया जनाब 1926 में आले सऊद की हुकूमत आ गई थी। इससे पहले भी आले सऊद की वहाँ पे सऊदीया में हुकूमत थी, लेकिन इनको निकाल दिया गया था, ब्रिटेन ने निकाल दिया था। लेकिन फिर ये 1926 में आ जाते हैं। उसके बाद 1938 में तकरीबन 12 साल बाद यहाँ से ऑयल निकलता है, और जिसकी वजह से जनाब 19 अमेरिका, आपको पता है कि जहाँ भी तेल निकलता है तो अमेरिका जनाब कहता है जनाब तेल निकालो और मुझे बुलाओ। समझिए तेल निकालना ऐसे ही जैसे अमेरिका को इनविटेशन देना। तो जो जितने भी अमेरिका का पूरी दुनिया में असल बेसिक टास्क यही होता है, या उनका इंटरेस्ट यही होता है कि जिस कंट्री के पास जो उसके एसेट्स होते हैं ना, नेचुरल एसेट्स, जिसमें तो तेल शेल हो गया, लोहा तांबा, जितनी मादनियात सारी हैं, तो जनाब अमेरिका फिर उसमें कॉन्स्पिरेसी शुरू कर देता है, कोई ना कोई झगड़ा या सालसी का किरदार, तो किसी ना किसी तरीके से उसको टारगेट करता है। तो अगर जब आप अमेरिकन की पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये हमेशा से जनाब दोगली पॉलिसी इनकी रही है, ये दोगली यारी रही है इसकी। 2 नंबर दोस्त जैसे यारी होती है। तो जनाब वक्त के वक्त जनाब गायब हो जाना, और मुसीबत के वक्त जो है फिर आपको साथ दिलाना कि हम आपके साथ हैं। खैर लीव इट। उसके बाद 1949 में जनाब इन्होंने क्या वादा किया था अरबियों के साथ सऊदीया कि आप हमें अपने ऑयल तक असेस दें, हम टेक्नोलॉजी लगा के, मशीनरी ला के, क्योंकि अरबी उस वक्त इतने एडवांस नहीं थे, इनकी नई नई गवर्नमेंट आई थी दोबारा से। तो इन्होंने फिर इनको अलाउ कर दिया। तो इनके बदले में उन्होंने एक रिटर्न मुआहदा किया था कि हम आपकी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी अब आपको सऊदीया से कोई नहीं निकालेगा, ठीक है जी। उसके बाद 1963 में 35वां जॉन एफ कैनेडी, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट था, ये आ जाता है, 35वां प्रेसिडेंट था ये। फिर बाद में मर्डर हो गया था इसका। उसके बाद रिचर्ड निक्सन जो है 1963 के बाद 1972 में ये रिचर्ड निक्सन आता है। तो ये पाकिस्तान भी आया था। उसके बाद पाकिस्तान के बाद इसका चाइना का विजिट था, और इसी वक्त इसने चाइना को वीटो पावर दी थी। वीटो पावर मैंने आपको बताया था दुनिया के 5 ममालक ऐसे जिनके पास वीटो पावर है। जब भी कोई इंटरनेशनल डिसीजन होता है तो वीटो पावर के साथ ही डिसाइड किया जाता है कि इन 5 मेंबर का एग्री होना ज़रूरी है। अच्छा, 1976 में रिचर्ड निक्सन ने डिज़ाइन कर दिया था इसके ऊपर वाटर गेट स्कैंडल का कोई इशू लगा दिया था कि करप्शन चार्ज लगा के। तो फिर अपोजिशन, और अमेरिका में ये कानून मौजूद है कि जो अपोजिशन है वो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, ये नहीं रिमूव कर सकती है। उसके बाद रोनाल्ड रीगन आ जाता है। ये बड़ा स्टाइलिश सा प्रेसिडेंट था 90, ये क्योंकि फिल्म एक्टर भी था। तो ये 1981 से 1989 तक 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहा। और ये आपको याद होना चाहिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 दफ़ा आप प्रेसिडेंट इलेक्शन हो सकता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। तो आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा हो सकता है, और उसके बाद कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंटशिप की है। तो ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कोई बंदा भी बाद में रिप्लाई नहीं करता। दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सैड। अच्छा, उसके बाद आर्नल्ड का मैंने बताया था, ये बॉडी बिल्डर था, ये कैलिफोर्निया स्टेट का गवर्नर बना था। मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेरिका की 15 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट्स में से पहले गवर्नर चुना जाता है। अमेरिकन में जो इलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा है कि डायरेक्ट वोट नहीं पड़ता, सबसे पहले गवर्नर को वोट पड़ता है, फिर गवर्नर आगे जाके वोट डालते हैं 50 स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद जनाब सेनेट बनती है, और सेनेट आगे वोट डालती है, फिर इस तरह प्रेसिडेंशियल लंबा है कि इसका डिफरेंट तरीका है इनका। तकरीबन 4-5 महीने इनके इलेक्शन को लग जाते हैं। 1996 में सुल्तान राई का मर्डर हो गया था। ये आपने मुझे बताना है कहाँ पे मर्डर हुआ था। उसके बाद ये जॉर्ज एच बुश, सीनियर बुश जिसको कहते हैं, ये आ गया 1981 से 1993 तक, ठीक है। 4 साल के लिए रहा फिर, ठीक है। उसके बाद 1991 में इराक पर इसने अटैक किया था सीनियर बुश ने। तो इसकी आपने मुझे रीज़न बतानी है कि वाई ही अटैक ऑन इराक। ये बड़ी कॉमन रीज़न है, मतलब आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। देन आई विल डिस्कस विद यू का क्या रीज़न थी। थोड़ा सा ये इसलिए बताता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉन्डर किया करें, खुद भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ करें मेंटली तौर पर। जब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, दिलचस्पी लेंगे, तो यकीन करें ये बड़ी आसान चीज़ें आपको मुझसे ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसके बाद बिल क्लिंटन सदर बन जाता है। इसके बाद सीनियर बुश के बाद ये 1993
2003 से 2000 आ, ये देखें इसकी भी तकरीबन 8 साल बन रहे हैं। उसके बाद ये जॉर्ज बुश आ जाता है 2001 से 2009, इसने भी 2 टर्म्स लगाई, जो जूनियर बुश था। उसके बाद ये 9/11 का इंसिडेंस हो जाता है जब इसकी प्रेसिडेंट थी, तो उसके बाद ये 11 सितंबर 2001 को मैंने आपको बताया था कि 4 जहाज़, और कुछ लोग समझते हैं कि शायद उनको जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहाँ पे 2 जहाज़ लगे थे, ऐसा नहीं था, बस वीडियो उसकी ज़्यादा फेमस है, वो उसकी सारा मौजूद है। एक्चुअली 4 जहाज़ थे जिन्होंने ये टकराए थे, एक पेंसिल्वेनिया जहाँ पे अमेरिकन का तेल वगैरह महफूज है, उसके बाद एक पेंटागन जो इनका फौजी है, जितने भी ये प्लानिंग वगैरह करते हैं फौजी कैंप वगैरह, सबसे बड़ा जो इनका, जैसे हमारी समझ लें इस्लामाबाद है GHQ है, ऐसे इनका ये पेंटागन है। उसके बाद पर्ल हार्बर अटैक मैंने आपको बता दिया, हिरोशिमा, ये सारी आले सऊद वाली चीज़ें आपको बता दी। उसके बाद जनाब ये वाली चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको ये, फिर उसके बाद क्या बराक ओबामा आया था 2009 से 2017 तक, इसने भी 2 टर्म लगाए, तकरीबन 8 साल प्रेसिडेंट रहा। फिर उसके बाद ये 14th प्रेसिडेंट था। अक्सर प्रेसिडेंट से पीछे वाला जो प्रेसिडेंट होता है उसका नंबर पूछा जाता है, तो आजकल 45वां प्रेसिडेंट ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, ये अमीर तरीन दुनिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है, अमेरिकन हिस्ट्री में। इससे पीछे बराक ओबामा था, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये दूसरी वाली, ये नहीं, ये पीछे बराक ओबामा गधे वाली पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है इसकी। उसके बाद ये 20 जनवरी 2017 में अक्सर पूछते हैं कि ये कब, किस दिन ये प्रेसिडेंसी इसकी अनाउंस हुई, तो ये 20 जनवरी है 2017, लेकिन ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट साबित नहीं हुआ अमेरिकन हिस्ट्री में।